एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाली अध्यापिका जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, एक दिन वो पानी भरने के लिए पास के ट्यूबवेल पर जाती है, लेकिन वहां से वो वापस नहीं आ पाती। और जब उसको ढूंढा जाता है और वो मिलती है तो उसकी स्थिति ऐसी होती है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो एक गड्ढे में पड़ी हुई मिली जो कि नंग अवस्था में थी। उसका कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिस्म का जिसमें से खून नहीं बह रहा था। उसके प्राइवेट पार्ट डैमेज थे, काटने के निशान थे, 21 जगह चोटें उसकी लगी हुई थी। उसकी ऐसी दुर्दशा की गई थी जो कि कोई दुश्मन की भी नहीं करेगा। लेकिन वो लाश अचानक से बोल पड़ती और अपनी आप बीती जब बताती है तो जो सुनता है उसकी रूह कांप जाती है। आखिर कौन थी वो अध्यापिका, कौन था उसकी इस हालत का जिम्मेदार और कैसे जी उठी वो लाश, आगे जानते हैं इस सच्ची घटना में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं शबनम खान और आपके सामने लेकर आई जुर्म की एक और नई अनोखी दास्तान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बना रहे और आपके सामने ऐसी सच्ची घटनाओं को लेकर आती रहूं। आज की ये सच्ची घटना है तमिलनाडु प्रदेश का ही एक जिला है किरानागोरी, वहीं का एक गाँव है थल्ली। थल्ली गाँव 20 जुलाई 1988 की बात है, लगभग शाम के 5:30 बजे थे। एक महिला होती है जो कि प्राइवेट स्कूल में अध्यापिका थी, उसका नाम था कल्पना सुमित। वो बोलती है अपने पति से, उसके पति का नाम था रंगटेश्वर मूर्ति, कि पानी नहीं है और शाम होने को आई है, पानी की प्रॉब्लम हो सकती है, पास के ही ट्यूबवेल से मैं पानी भरने के लिए जा रही हूँ, थोड़ी देर में ही आ जाऊंगी। क्योंकि उस समय पानी आसानी से उपलब्ध नहीं होता था जैसे कि आजकल हर जगह पानी की व्यवस्था है। उस समय पानी को इकट्ठा करके रखना पड़ता था ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो ये एक डब्बा लेकर पानी भरने के लिए चली जाती है, लेकिन काफी समय हो जाता है, ये महिला वापस नहीं आती। 7 बज जाते हैं, महिला को इधर उधर ढूंढा जाता है, कहीं इसका अता पता नहीं होता। ऐसी ही रात गुजर जाती है और सुबह यानी अगला दिन निकल आता है, 21 जुलाई हो जाती है। गांव वालों के साथ ही इसका पति वहीं पर भी ढूंढने जाता है जहां से ये पानी भरने गई थी और जगह भी तलाश करता है, लेकिन उस जगह सिर्फ पानी का डब्बा पड़ा हुआ मिलता है जिसमें वो पानी भरने गई थी। वो महिला वहां पर नहीं थी। जब महिला को इधर उधर तलाश किया जाता है तब वहीं पर एक नहर बह रही थी, नहर के पास ही एक गहरी खाई यानी कि गड्ढा था बड़ा सा। वहां पर एक व्यक्ति की नजर पड़ती है और वो देखता है तो उस कल्पना की लाश उस गड्ढे में पड़ी थी। वो खून में तर हो रही थी, लहूलुहान हो रही थी, जगह जगह चोटों के निशान थे, कांटे के निशान थे और वो नंग अवस्था में थी। उसके शरीर पे कपड़ा भी नहीं था, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी एक व्यक्ति पास जाता है, उसको ढकता है। ढकने के बाद उसकी नब्ज जब छू कर देखी जाती है तो उसमें कुछ सांसें चल रही होती हैं, यानी ऐसा लग रहा था ये जिंदगी और मौत के बीच में उलझ रही है, यानी कि लड़ रही है। जीने की चाहत है इसमें, जीना चाहती है लेकिन इसका शरीर काम नहीं कर रहा। जैसे तैसे ये लोग उस गड्ढे से निकालते हैं कल्पना को। हॉस्पिटल ले जाने के लिए इनके पास कोई साधन नहीं था क्योंकि उस समय गाड़ियों की जल्दी से व्यवस्था नहीं हो पाती थी। जैसे तैसे करके ये उस पीड़िता को पास के ही हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। ये हॉस्पिटल वहां से 29 किलोमीटर दूर था, हुसूर में। एडमिट कराया जाता है इसको, जहां पर डॉक्टर पद्मावती देखती हैं। जो वो देखती हैं कि महिला की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है तो गांव वालों से बोलती हैं कि इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको बचा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर तुम इसकी ज़िंदगी चाहते हो तो इसको हायर मेडिकल सेंटर में रेफ़र करना होगा, यानी कि बेंगलोर में सेंट जॉन हॉस्पिटल था 40 किलोमीटर, वहाँ पर ये इस महिला को रेफ़र कर देती हैं। गाँव वाले गाड़ी मुशक्कत करने के बाद साधन जुटाते हैं और इस महिला को उस हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं जहां पर डॉक्टर नारगन इस महिला को देखते हैं और इसका उपचार शुरू कर देते हैं। कुछ गांव के लोग थाने में जाते हैं इस महिला के लिए रिपोर्ट दर्ज कराने की वो इस कंडीशन में हमें मिली है, लेकिन जो पुलिसकर्मी होते हैं वो गांव वालों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करते। गांव वालों को लगता है कि ये हमारा साथ नहीं दे रहा है। वो डीएम के आवास पर जाकर नारेबाजी करते हैं। एक तरफ महिला का उपचार चल रहा था और एक तरफ गांव वाले इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग कर रहे थे। सामान्य धाराओं में रिपोर्ट तो ले ली जाती है, लेकिन पुलिस वालों को जैसे कार्रवाई करनी चाहिए था वो उस तरह से कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। दोबारा से ये गांव वाले सोचते हैं कि जब तक कि हम कुछ नहीं करेंगे हमारी बात आगे नहीं जा पाएगी, हमें इंसाफ नहीं मिल पाएगा। ये डीएम के आवास पर जाते हैं, उच्च अधिकारियों के पास जाकर प्रदर्शन करते हैं। तब पुलिस
जागरूक होती है और पुलिस को मजबूरन इनकी एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है और 2 टीमें बनाई जाती हैं तहकीकात के लिए, ताकि इन्वेस्टिगेशन कर सकें और आरोपियों को सजा दी जा सके। महिला को होश आता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो बोलने की स्थिति में नहीं होती है। उससे पूछा जाता है, बयान लेने की कोशिश की जाती है, तो वो सिर्फ एक नाम लेती है, लक्ष्मी, सफाई कर्मी। अब इतना नाम सिर्फ वो ले पाती है, आगे कुछ नहीं बोल पाती। गांव वाले से पूछा जाता है, ये सफाई कर्मी लक्ष्मी कौन है? फिर लक्ष्मी एक सफाई कर्मी होती है जो कि स्कूल में सफाई कर्मी का काम करती थी। उसके पास जाते हैं। पुलिस उसके पास जाने के बाद पूछती है कि तुम क्या जानती हो इस महिला के बारे में जो कि इसने तुम्हारा नाम लिया है। और जब वो महिला उसके बारे में बताती है तो जो भी सुनता है उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो बताती है, कल्पना पानी भरने के लिए पास के ट्यूबवेल पे गई थी। ये ट्यूबवेल गांव के काफ़ी दूर था। रास्ते में एक थाना पड़ता था, क्योंकि ये शिक्षक बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जिसे सब इंस्पेक्टर देखते हैं और देखकर उनकी नीयत उस पर फिसल जाती है। लक्ष्मी भी इस महिला के पीछे पीछे चली जाती है, अपनी बातों में लेकर इस महिला को थाने ले आती है। थाने में लाकर उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। ये महिला विरोध करती है कि मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों कमरे में बंद किया जा रहा है। तब उसके साथ मार पिटाई की जाती है। उसको जब धक्का दिया जाता है जोर से, तो उसका सर दीवार पर जाकर लगता है और ये महिला बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद उसके पास 4 पुलिसकर्मी आते हैं, जिसमें कि एक सब इंस्पेक्टर होते हैं जिनका नाम है पी के वाड़ा सुब्रमण्यम, दूसरे हेड कांस्टेबल होते हैं जिनका नाम है सिल्वाराम, गोविंदन उर्फ गोविंदन राज और गोविंद सामी। ये 3 कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर होते हैं। ये इस महिला के पास आते हैं और सबसे पहले जो सब इंस्पेक्टर होता है वो इस महिला के साथ बलात्कार करने लगता है। ये महिला को होश आने लगता है, वो विरोध करती है, लेकिन उसको मारा पीटा जाता है और ज़बरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया जाता है। ये जब तक बलात्कार करते हैं जब तक कि मन नहीं भरता। उसके बाद ये तीनों कांस्टेबल एक एक करके उस महिला के साथ बलात्कार करते हैं। यानी ये 4 पुलिसकर्मी मिलकर उसका सामूहिक बलात्कार थाने के अंदर ही करते हैं। महिला की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो विरोध कर रही थी और जब भी वो विरोध कर रही थी तभी उसको मारा जा रहा था बेदर्दी से, बेरहमी से, और उसको जगह जगह चोटों के निशान थे। इस तरह से वो पूरी तरह से अपना बचाव भी नहीं कर पा रही थी। जब ये चारों दुष्कर्मी उसके साथ दुष्कर्म कर लेते हैं, यानी जो ये रक्षक थे वो भक्षक बन जाते हैं, जिन्होंने इंसाफ करने की, ये पाप मिटाने की कसम खाई थी, वो खुद ही इस पाप के भागीदारी बनते हैं। वो इस लड़की का उत्पीड़न करते हैं। उत्पीड़न करने के बाद इस महिला को देखा जाता है तो इसकी कंडीशन इतनी बुरी हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे कि ये मर गई है, इसमें सांस नहीं है। उन लोगों को यही लगता है कि ये मर चुकी है। इस महिला को पास की नहर के पास एक खाई होती है, यानी एक बड़ा सा गड्ढा होता है जो कि खाई की तरह लग रहा था, उसमें जाकर इसको फेंक दिया जाता है और ऊपर से इसके ऊपर कुछ पत्थर डाल देते हैं ताकि इसका मुंह भी कुचल जाए और ये पहचान में नहीं आ सके। जब वो लक्ष्मी ये बात बताती है तो पुलिस एक चार्जशीट बनाती है। उन चारों आरोपियों के खिलाफ केस बनाया जाता है, उनको कोर्ट में पेश किया जाता है। वहीं महिला 3-4 दिन के बाद होश में आ जाती है और बाकी की घटना वो बताती है। वो भी वही घटना बताती है जो कि लक्ष्मी ने बताई थी, क्योंकि लक्ष्मी को कहीं ना कहीं ये सब कुछ मालूम था कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। इनका केस अदालत में चलता है और क्योंकि सब लोग बहुत गुस्से में था उस समय का, ये बहुत ही प्रचलित केस बन चुका था। हर एक इंसाफ चाहता था कि इस अध्यापिका को इंसाफ दिया जा सके। जज उम्र कैद की उन चारों को सजा सुनाते हैं, जबकि जो दूसरा वकील पक्ष होता है वो इस बात पे आर्ग्यूमेंट भी करता है। वो अपनी तर्क पेश करता है कि इनको निर्दोष फंसाया जा रहा है किसी नेता के कहने पर, क्योंकि ये पुलिस चौकी जहाँ पर है वहाँ बहुत सारी दुकानें भी हैं। ऐसा नहीं है कि इसको अगवा कर लिया जाए और किसी को पता ही नहीं चले। वो काफ़ी सारे तर्क पेश करता है कि ये एक दूसरे को जानते नहीं, ये सिर्फ ट्रेनिंग में ही साथ थे। ये जो महिला है इन अखबार में देख के ही इन लोगों का नाम और फोटो इनकी पुष्टि की है, लेकिन ऐसा कुछ भी उसकी दलील काम नहीं आती, क्योंकि जो महिला की हालत थी, जो चीख चीख के अपनी रसवाई का बता रही थी, जज उसको देखते हैं। सारे सबूतों को देखते हुए गवाही के बेस पर उम्र कैद की इन चारों को सजा सुनाई दी जाती है और 12 अक्टूबर 1988 को यह महिला अपने घर लौट जाती है हॉस्पिटल से। साथ ही कोर्ट उन आरोपियों को 5 लाख रुपए महिला को देने का भी हुक्म देते हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस डिपार्टमेंट में हर एक इंसान ही ऐसा है। पुलिस हमारी हेल्प के लिए ही है, हमारी सुरक्षा के लिए ही है, लेकिन कुछ कानून के रखवाले में ऐसे राक्षस छुपे हैं जो गलत काम करते हैं और जिनकी वजह से पूरी पुलिस फोर्स का नाम बदनाम होता है।
फिर हाजिर होंगे आपके सामने जुर्म की एक और सच्ची घटना लेकर। जब तक कि आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।